टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में क्या अंतर होता है। तो इसे हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे और डिटेल में देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति में अंतर। देखते हैं क्या अंतर होता है इन दोनों में। सबसे पहले राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम किसको मानेंगे वो देखते हैं। उसको देखने से पहले मैं आपको ये लाइन जरूर दिखा दूं, राजस्व प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति, दोनों ही सरकार को या भारत सरकार को होने वाली आय है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बच्चों? जिनमें ऐसी प्राप्ति जिनमें या तो नंबर 1 की विशेषता हो या नंबर 2 की विशेषता हो। अगर किसी प्राप्ति में अर्थात भारत सरकार को कोई ऐसी आय हुई जिसमें या तो पहली विशेषता हो या दूसरी विशेषता हो, तो हम उसे राजस्व प्राप्ति कहेंगे। दोनों विशेषता होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक विशेषता अगर आय में है जो सरकार को प्राप्त हुई है, अगर दोनों में से कोई भी एक विशेषता हो तो उसे आप क्या मानेंगे? राजस्व प्राप्ति। और वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि इनसे देयता उत्पन्न नहीं होती, अर्थात कोई लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती। देयता का मतलब कि ऐसी इनकम प्राप्त हो भारत सरकार को जिसे वापस लौटाना ना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? बिना लायबिलिटी वाली इनकम, अर्थात ऐसी इनकम जिनसे देयता उत्पन्न ना हो। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? ऐसी इनकम जिससे परिसंपत्ति में कमी नहीं हो, अर्थात भारत सरकार ने कोई अपनी चीज बेचकर वो पैसा प्राप्त ना किया हो। अगर ये दोनों विशेषता में से कोई भी एक विशेषता उस प्राप्ति में हो तो उसे हम राजस्व प्राप्ति का उदाहरण कहते हैं। तो देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, शॉर्टकट बता रहा हूं। जितने भी भारत सरकार के जितने भी टैक्स हैं वो सब राजस्व प्राप्ति हैं, क्योंकि टैक्स के बदले में भारत सरकार ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है उसको और ना ही उसने अपनी कोई परिसंपत्ति बेची है। इसलिए जितने भी टैक्स हैं वो सब क्या आएंगे? राजस्व प्राप्ति में। अब देख लेते हैं इन्हें हम 1 बाय 1 करके। वस्तु एवं सेवा कर राजस्व प्राप्ति है। मूल्य वृद्धि कर, ये भी राजस्व प्राप्ति है। बिक्री कर राजस्व प्राप्ति है। ये सेवा कर क्या है? ये भी राजस्व प्राप्ति है। प्रवेश कर, एंट्री टैक्स, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में जो कर लगाया जाता है सामान पर, उसे हम एंट्री टैक्स कहते हैं। ये भी क्या है? राजस्व प्राप्ति। सड़क कर, रोड टैक्स, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर जो कर लगता है। टोल टैक्स हुआ, ये भी राजस्व प्राप्ति है। शिक्षा उपकर, एजुकेशन सेस, ये क्या होता है? टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, अर्थात यह केवल कर के ऊपर लगने वाला कर है शिक्षा की मदद के लिए। अर्थात जो लोग टैक्स देते हैं उन पर एक और टैक्स लगाया जाता है कि आप एजुकेशन की मदद के लिए भी टैक्स दें। तो कर के ऊपर जो कर लगाया जाए उसे उपकर कहते हैं। तो ये एजुकेशन सेस भी क्या है? राजस्व प्राप्ति। स्टैम्प की ड्यूटी की भारत सरकार ने, तो वो भी राजस्व प्राप्ति है। ठीक है। मनोरंजन कर, संपत्ति कर, ये भी राजस्व प्राप्ति के उदाहरण है। इसके अलावा ब्याज कर से होने वाली आय, उपहार कर से होने वाली आय, उत्पाद शुल्क से होने वाली आय। उत्पाद शुल्क क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, आबकारी कर भी कहते हैं इसको। भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। जैसे शराब पर जो डोमेस्टिक टैक्स लगाया जाता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है, अर्थात ऐसा प्रोडक्शन जो भारत में ही कंज्यूम होगा उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा, उसकी विनिर्माण पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्साइज ड्यूटी। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी होता है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, ये भी राजस्व प्राप्ति होता है। प्रतिभूति लेन देन कर, ये भी राजस्व प्राप्ति है। चुंगी कर, जिसे हम स्थानीय सीमा कर भी कहते हैं, ये भी क्या है? राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। शुल्क, जिसमें हम जन्म, मृत्यु, पासपोर्ट, कोर्ट, जमीन की रजिस्ट्री फीस, ये सब क्या है? जितनी भी है ये सब राजस्व प्राप्ति है। जुर्माना, कानून तोड़ने वालों से जितना भी प्रकार का जुर्माना लगाया जाता है वो सब क्या है? राजस्व प्राप्ति। एस चीट क्या है? जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता उसे भारत सरकार की संपत्ति मान लिया जाता है और
उस संपत्ति को भी हम क्या मानेंगे, राजस्व प्राप्ति। सरकारी उद्यमों से जितनी भी आय होती है भारत सरकार को, भारतीय रेलवे से हुई, 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी से आय हुई, ये सब क्या है, राजस्व प्राप्ति। जो भी दान मिला भारत सरकार को PM केयर्स फंड में, इनमें ये सब क्या है, राजस्व प्राप्ति। और सार्वजनिक कंपनी को जो लाभ हुआ है उसे भी राजस्व प्राप्ति ही मानते हैं। तो ये सभी मदे, जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, मैंने कोशिश की है आपके सामने लाने की, ताकि आप अच्छी तरह समझ ले कि राजस्व प्राप्ति के कौन कौन से उदाहरण माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट्स। पूंजीगत प्राप्ति में कौन सी दो विशेषताएं हो सकती हैं? इन दोनों में से कोई भी एक विशेषता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। ध्यान रखना, दोनों का होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक विशेषता होगी तो उसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। जैसे भारत सरकार को कोई ऐसी आय प्राप्त हो जिससे उसको लायबिलिटी उत्पन्न हो गई। लायबिलिटी उत्पन्न हो गई मतलब उसे वापस लौटाना है। मान लो मुझे किसी ने 100 रुपए उधार दिए तो मुझे वापस लौटाना पड़ेगा ना, तो ये तो लायबिलिटी उत्पन्न हो गई मेरे ऊपर कि मुझे लौटाना है। तो ऐसी प्राप्ति भारत सरकार को जिसे वापस लौटाना पड़े, देयता उत्पन्न हो, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे। अथवा, ध्यान देना, अथवा भारत सरकार को कोई ऐसी आय प्राप्त हो जो उसने अपनी परिसंपत्ति असेट्स बेचकर प्राप्त की है, जिससे क्या हो गया, परिसंपत्ति में कमी हो गई, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। जैसे ऋणों की वसूली कर ली भारत सरकार ने, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि ऋणों पर जो ब्याज मिलता था अब नहीं मिलेगा उसे। तो ऋण क्या थे, भारत सरकार के लिए एक तरह से असेट्स थे। तो जैसे ही ऋणों की वसूली की, असेट्स में क्या हो गई, कमी हो गई। सरकार द्वारा जनता से व RBI से तथा शेष विश्व से लिया गया ऋण उधार, ये भी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। क्यों, क्योंकि ये वापस लौटाना है, तो ये देयता उत्पन्न हो गई, लायबिलिटी उत्पन्न हो गई। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सरकारी उपक्रमों की या सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से जो आय होगी उसे हम विनिवेश कहते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों की बिक्री को हम क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि ये असेट बेचने से हुई है। और जब भी असेट बेची जाएगी तो उससे परिसंपत्ति में, असेट में कमी होगी और हम उसे पूंजीगत प्राप्ति का अंश मानेंगे। उम्मीद है आपको पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति दोनों में बेहतरीन ढंग से अंतर समझ में आया होगा। मैंने आपको सारे उदाहरण जितने भी हो सकते थे वो समस्त रख दिए हैं। हो सकता है भविष्य में फिर भी उदाहरण चलते रहें, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक दे दिया है। इसको पढ़कर आप निश्चित रूप से डिफरेंस कर पाएंगे कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में क्या अंतर रहा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।